बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं सरवत वलीम आपके सामने हाजिर हूँ। पाकिस्तान के नए वज़ीर ख़जाना जिन्हें नामज़द किया गया वज़ारत ख़जाना के लिए, वो पाकिस्तान पहुँच गए। इसहाक डार साहब कल अपने ओहदे का हलफ भी उठाएंगे और ज़िम्मेदारियां संभालेंगे पाकिस्तान की मईशत के हवाले से। एक ख़ास टास्क जो मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से लंदन में उन्हें देकर भेजा गया वो ये है कि पाकिस्तान की मईशत को संभाला जाए। कई अहम चीज़ें हैं जिनके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है। सबसे पहले ये कि क्या देखना होगा कि मुआशी जादूगर का लक़ब हासिल करने वाले इसहाक डार साहब जब पाकिस्तान की मईशत को संभालने के लिए काम करेंगे तो मुल्क को मुआशी नुकसान पहुँचाए बगैर क्या वो डॉलर को लगाम डाल सकेंगे, क्या रुपए की कदर को मुस्तहकम किया जा सकेगा। इन मौज़ूआत के ऊपर मैं बात करूंगी और देखना यह है कि उनकी पॉलिसियां जिनके हवाले से कहा जाता है कि अमूमन पाकिस्तान के बरामदात के लिए नुकसानदेह होती हैं, अब की बार कौन सी पॉलिसी होगी। क्या जो उनके हवाले से माजी में चीज़ें जानी जाती हैं ख़जाने को लेकर, क्या ऐसी रद्दोबदल दोबारा से की जाएगी। ऐसी कौन सी मेजर सर्जरी है जो इसहाक डार साहब वतन वापस पहुँच गए हैं और मईशत को संभालने के लिए करेंगे और मिफ्ता इस्माइल साहब उसके लिए इनकॉम्पिटेंट तस्वुर किए जाते थे। पाकिस्तान की मईशत, इसहाक डार साहब की वापसी, उनके ऊपर केसेस, इस पूरे मामले के ऊपर मैं तफसील के साथ बात करूंगी। इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर एक और मामला निहायत संजीदा भी होता जा रहा है और कहा जाए कि उसकी संगीनी बहुत ज़्यादा है। वो पाकिस्तान के अंदर वीडियो लीक्स होना या फिर ऑडियो लीक्स का मामला हो, एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी। अब पाकिस्तान के अंदर इसको देखा जाए तो कितने हसास जगहों से ये ऑडियो लीक्स हो रही हैं, कितना बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज है। इस रिस्क से निपटने के लिए कौन से इनिशिएटिव्स है जो कि पाकिस्तान को लेने चाहिए थे और नहीं लिए जा सकते। इस पूरे मामले के हवाले से जो इसकी संगीनी है उसके ऊपर भी मैं तफसील के साथ बात करूंगी। इसके साथ साथ पाकिस्तान में हम देखते हैं कि जलसागाह हो, पुरअमन एहतजाज हो, उसके लिए ख़ास जगहों को मुख्तस कर दिया जाता है। वर्कर्स कन्वेंशंस होते हैं, सियासी जमातों के अपने हॉल्स होते हैं, अपनी जगह होती हैं, तकारीब का इनाकाद किया जाता है। मगर जब हम तालीमी इदारों की बात करते हैं, तालीमी इदारों के अंदर सियासी सरगर्मियाँ होना ये कितना अफसोसनाक है। क्या सियासी सरगर्मियां होनी चाहिए? अगर नहीं तो क्यों? अगर हाँ तो इसके लिए क्या कोई मौजूदा जो जमातें ये काम कर रही हैं उनके पास कोई ठोस दलील मौजूद है? इसके ऊपर भी बात करेंगे। और पूरे सियासी कल्चर के अंदर पाकिस्तान में अदम बर्दाश्त का रवैया कितना ज़्यादा पनप रहा है, कितना परवान चढ़ रहा है, इसका नुकसान ना सिर्फ पाकिस्तान, आइंदा आने वाली नस्लों को, हमारे नौजवानों के जहनों पर कितना पड़ेगा, इसके ऊपर भी बात करूँगी। मैं अपने पैनल का तारुफ भी करा दूँ। बात पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार इरशाद भट्टी साहब मौजूद होंगे। भट्टी साहब, बेहद शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सीनियर तज्जियाकार बैरिस्टर मुनीर फारूक साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। थैंक यू सो मच मुनीर फारूक साहब, आपके भी कीमती वक्त के लिए। मुनीर फारूक साहब, आपसे आगाज़ करूंगी। इसहाक डार साहब के हवाले से बात करेंगे, मगर ऑडियो लीक्स का मामला भी बड़ी संजीदगी इख्तियार करता जा रहा है। मैं अगर कहूँ संगीन है तो बिलाशुबा ये दुरुस्त बात होगी। आपको क्या लगता है पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है ये? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, इसमें दो तीन बातें अहम हैं। एक तो ये कि एक इसकी सियासी साइड है, यानी अब तक जो बातें सामने आई हैं, अगर तो हम ये मानने पर खुद को कन्विंस कर लें या तैयार हो जाए कि ये कोई एक बहुत बड़ी कोई हैकिंग डिवाइसेस लगाई गई हैं और वज़ीर आज़म हाउस और वज़ीर आज़म के दफ्तर का ये जो ऑडियो कॉन्वर्सेशंस हैं इनको लीक किया गया, पहले हैक किया गया, फिर स्टोर किया गया और फिर उनको बिट्स एंड पीसेस में लीक किया जा रहा है। तो जो अभी तक बहुत से सीनियर लोगों से बात भी हुई है, ये कोई ऐसा तबाहकुन अभी तक रेवलेशन तो नहीं आई। यानी जीरो इन किया गया है वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, उनकी भतीजी को, नवाज शरीफ साहब की साहबजादी को, मरीम नवाज शरीफ साहबा को, और इस तरह मुस्लिम लीग नून के चंद मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्तीफे डिस्कस कर रहे हैं, जो कि उनका काम नहीं है। वो काम खालिस्तान स्पीकर नेशनल असेंबली का या एट बेस्ट वो इलेक्शन कमीशन को डिसाइड करने चाहिए। लेकिन ये वो रेवलेशन है जो सामने आई है। मरियम नवाज शरीफ साहबा अपने दामाद के हवाले से कॉन्वर्सेशन कर रही हैं, या वो एक में बात कर रही हैं अपने चचा से, यानी वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, फिर एक सीनियर ब्यूरोक्रेट से एलिजिडली बात हो रही है वज़ीर आज़म पाकिस्तान की, और वो उन्हें बता रहे हैं कि जी ये काम ऐसे नहीं हो सकता, इसमें बड़ा फ्लैग आएगा, ये होगा, सब कुछ होगा। हुकूमत के इसके ऊपर जो अब तक रिस्पॉन्स है वो दिलचस्प इस लिहाज से है कि एक तरफ हुकूमत की वजीर जनाब सनाउल्लाह साहब कहते हैं जी इससे तो गुड गवर्नेंस जाहिर हो रही है और ये कोई सिक्योरिटी ब्रीच नहीं है, लेकिन मेरे नजदीक ये एक सिक्योरिटी ब्रीच भी है। और सबसे अहम सवाल ये पैदा हो रहा है कि वो जनाब इमरान खान ने जैसे आज फरमा दिया कि जी मुझे पता है कि और लीक आने वाली है, और मरीम नवाज शरीफ साहबा की कोई अपने वालिद से गुफ्तगू है जिसमें वो ये कह रही हैं कि
इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई करवाया जाएगा इलेक्शन कमीशन से, और इलेक्शन कमिश्नर ने शायद उन्हें एश्योरेंस दी है। मतलब ये वो बातें जो इमरान खान साहब ने की, ये वरीसम बात है कि इमरान खान साहब बीसीएत एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के, उनको ये बात अभी एक चीज आई नहीं। अगर आ जाती है फिर तो मोहर साबित हो जाएगी कि इमरान खान साहब को इसके बारे में पहले से इल्म था। अगर नहीं आती तो फिर तो ये होगा कि इमरान खान साहब ने हवा में तीर चलाया था। लेकिन इससे चंद बड़े संजीदा सवालात जरूर उठे हैं कि पाकिस्तान के अहम तरीन इमारतों में से पाकिस्तान की एक इमारत, एक दफ्तर वजीर आजम पाकिस्तान का है, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री है। अब जो कॉन्वर्सेशंस हैं वो सिर्फ इस दौर की तो नहीं होंगी, वो तो शायद पिछले दौर की भी हों। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सीनियर जो सिक्योरिटी के लोग हैं उनकी भी गुफ्तगू हो सकती है वजीर आजम हाउस के अंदर। मुख्तलिफ सोफिस्टिकेटेड मीटिंग्स होती हैं, इन कैमरा ब्रीफिंग्स होती हैं, बहुत ही सीक्रेट मामलात भी होते हैं। क्या कुछ ऐसा भी है? और अगर वो कॉन्वर्सेशन भी सामने आती हैं तो फिर तो यकीन हो जाएगा कि ये किसी हैकर का ही काम है। बट ये पूरे जो पाकिस्तान का इस वक्त जो एक ऑपरेटर्स है, सिक्योरिटी ऑपरेटर्स है, उसके ऊपर भी एक सवालिया निशान उठाता है। पाकिस्तान के अंदर जो सियासी अनसर्टेनिटी इस वक्त मौजूद है उसको ये मजीद तकवीत भी देता है मेरे ख्याल। ठीक है, आपने और भी इससे मुतालिक कुछ आम सवालात हैं मैं करूंगी, मगर जो आपने खान साहब के हवाले से मुनीर फारूक साहब बात की है कि चलिए अगर ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि खान साहब ने हवा के अंदर तीर चलाया है, तो ये उनको कितना अपने लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है? जिस तरह से वो एक किस्म का एक क्लेम कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि मुझे पता है और भी लीक्स आएंगी जिसमें ये हो रहा है, ये हो रहा है। अगर ये उनके अपने ही खिलाफ इस्तेमाल हो तो उनके लिए कितना नुकसानदेह है ये? देखिए, अभी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इस पर, जितने भी हमारे दोस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, वो जुबिलेंट हैं, यानी खुश हो रहे हैं कि देखिए जी, कुछ तो कह रहे हैं कि जी ये तो देखिए रंगे हाथों पकड़े गए, ये हो गया, वो हो गया। मुस्लिम लीग नून के लिए सिवाय ये कि जी वो अब तक सेटबैक जो है वो नहीं नजर आ रहा उस तरह से जिस तरह से शायद एक्सपेक्ट किया जा रहा था। यानी ये मैं इस कल्चर में, ठीक है, मैं उसको बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि अब होना चाहिए, लेकिन हमारे इन आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ये होता है। बहन बेटियों वाले मजबूर भी होते हैं, फिर उन पे दबाव भी डाला जाता है, फिर कहा जाता है कि ये हमारा जायज काम है, आप इक़्तिदार में हैं, आप ये करवा दीजिए। ये एक आम सी बात है, हम सब पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, इसी सोसाइटी का हिस्सा है। हमारे भी अजीज रिश्तेदार 100 ऐसे काम होते हैं जो कि आपको कहते हैं कि अगर आप वहां पर कोई जानने वाला है, आप मेरी मदद कर दीजिए, ये कर दीजिए। लेकिन ये हुक्मरान खानदान की बात है, लिहाजा इसकी अहमियत ज्यादा है। इंडिया से जियारत के ऊपर बैन है, देयर इज नो, कुछ आ जा नहीं सकता। लेकिन ये बात उनके हक में जाती है कि प्लांट का 60% हिस्सा पहले आ चुका है, अब 40% हिस्सा अगर वो दोबारा मंगाना चाह रहे थे वहां से, शायद उन्हें सस्ता पड़ता होगा कारोबारी लिहाज से। लेकिन वहां पर वजीर आजम और वो एक सीनियर ब्यूरोक्रेट जस्टिफाई कर रहे हैं कि नहीं जी ये बड़ा गलत हो जाएगा और इससे बड़ी क्रिटिसिज्म होगा, तो ये आप मत कीजिए। इसहाकडार साहब आ जाएंगे, हम उनसे रिव्यू करवा लेंगे, मियाँ साहब से रब्ता कर लेंगे। जैसे होता है कि बात करके एक चीज को खत्म की जा रही है। अगर तो इसके अंदर ये होता कि वज़ीर आज़म ने अप्रूवल दे दी है और ऐसे की तैसी जी कानून की आप रास्ता निकालें और ये मंगवाएं, तो फिर तो बहुत डैमेजिंग होता। फिर तो एक मोहर साबित हो जाती कि शहबाज शरीफ साहब ने गैर कानूनी काम यहाँ पर किया है। लेकिन यहाँ पर तो जो कॉन्वर्सेशन है वो अभी तक ये साबित नहीं कर पा रही कि कोई गैर कानूनी काम हो गया है। हाँ, आगे कुछ अगर और आ जाता है, कोई और कॉन्वर्सेशन आ जाती है, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन अगर इमरान खान साहब के दौर की भी कुछ ऐसी चीजें सामने आ जाती हैं कि कोई किसी को डायरेक्शन दे रहा है या कोई किसी को ये बता रहा है कि आपने ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना, तो फिर जाहिर बात है वो डॉक में होंगे और उनसे उनके दौर के सवालात किए जाएंगे और किए जा भी सकते हैं। सही है, ठीक है। मैं भट्टी साहब की तरफ जाती हूँ, मगर एक और सवाल, अहम कॉन्वर्सेशन की आपने बात की मुनीर फारूक साहब, आपको नहीं लगता पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक अलमिया है, जो कंटेंट है, जो गुफ्तगू हो रही है, उसको बुनियाद बनाकर अपनी मकबूलियत को आगे बढ़ाने की कोशिशें की जा रही हैं मुखालिफिन की तरफ से? आपको नहीं लगता कि हम सबको मिलके ये बात करनी चाहिए, सवाल उठाना चाहिए, इस पॉइंट को रेज करना चाहिए कि गुफ्तगू तो एक तरफ, हम पूरे पाकिस्तानियों के लिए कितना बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है, जिस तरह से आपने प्राइम मिनिस्टर हाउस की बात की कि अगर वहां से ऑडियो लीक हो सकती है तो कहीं से कुछ भी हो सकता है। देखिए, वो कंसर्निंग बात तो है मेरे लिए, आपके लिए या शायद भट्टी साहब के लिए, हम सब पाकिस्तानी हैं, हमारे लिए। और मैं दुआ करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि कोई सेंसिटिव चीज ना सामने आए या ना हैक हुई हो, मतलब जिससे पाकिस्तान की कोई सिक्योरिटी ऑपरेटर्स से रिलेटेड कोई आम मीटिंग्स हो, जो कि होती हैं वजीर आजम हाउस में। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग्स होती हैं, वजीर आजम चेयर करते हैं, चाहे वो मौजूदा वजीर आजम हो या साबिक वजीर आजम हो। मेरे लिए अहम वजीर आजम के दफ्तर की है, चाहे वजीर आजम इमरान खान है, शहबाज शरीफ साहब है, नवाज शरीफ साहब है, मेरे लिए उस दफ्तर की
अब उसकी अहमियत इसलिए ज्यादा है कि वो रियासत का इदारा है। आर्मी चीफ कोई भी हो, मेरे लिए आर्मी चीफ इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो मेरी फौज के चीफ है। लिहाजा मेरे लिए ये कंसर्निंग बात जरूर है, लेकिन अब इस वक्त क्योंकि सियासी तौर पर किसी एक को नुकसान हो सकता है और किसी एक को फायदा हो सकता है, तो फिर वो उसको इस वक्त इस्तेमाल किया जा रहा है जैसे सियासी तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर यही कुछ इमरान खान साहब की हुकूमत के दौरान अगर कुछ चीजें निकल आती हैं, तो आपको क्या लगता है मुस्लिम लीग नून उस पर वावेला नहीं मचाएगी या उसका फायदा नहीं उठाएगी? बिल्कुल उठाएगी। रोज आपको 2 दर्जन कॉन्वर्सेशंस मिलेंगी, 2 दर्जन आपको प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मिलेंगी, सब कुछ मिल जाएगा। अभी तो मुस्लिम लीग नून ने ये उतना बड़ा डैमेज अभी तक की जो लीक्स हैं जो सामने आई हैं उसमें वो डैमेज है नहीं। अदरवाइज तो आप देखते इमरान खान साहब की पूरी जमात को दिन में वो भी 1 दर्जन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते, चीजों को हाईलाइट करते, बताते देखे जी ये इसको सुने ये नाजायज काम किया, इसने फलाने ने ये किया, इसने फलाने ने ये किया। तो अब तक तो यहाँ तक ही मामला पहुंचा। ठीक है, तो मामला इस नहज पे पहुंच गया मुनीर फारूक साहब, जिसकी वजह से दोनों तरफ से एक दूसरे को लाडला के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। आपको लगता है कि पहुंच गया उस जगह पे? देखिए, लाडला जो है वो एक रिलेटिव टर्म है। अब इमरान खान साहब की हद तक वो इस्तेमाल किया जाता है। शायद इट इज अ न्यू नॉर्मल कि इमरान खान साहब एक बहुत ही मकबूल लीडर हैं, साबिक वजीर आजम हैं। वो अपनी पॉपुलैरिटी की वजह से, अपने अंदाजे बयां की वजह से, अपनी तर्ज सियासत की वजह से वो कुछ कह और जाते हैं, वो कुछ फरमा जाते हैं जो कि शायद कोई और नहीं कहेगा। और शायद इमरान खान साहब को वो इम्प्यूनिटी भी हासिल है और वो ये सब कुछ कर पा रहे हैं। लिहाजा इस बात का इतराज तो इमरान खान साहब के सियासी हरीफ करते हैं कि इमरान खान साहब जो कर रहे हैं और जिस नहज पे जाके कर रहे हैं, और कर रहा होता तो शायद उसको ज्यादा सबक सिखाया जाता, उसकी ज्यादा गत बनाई जाती, लेकिन इमरान खान साहब के साथ अब तक ऐसा नहीं हुआ। सही है, ठीक है। चलिए भट्टी साहब की तरफ चलते हैं। भट्टी साहब, पहले तो ये बताइए कि ऑडियो लीक्स की चूंकि बात चल रही है, खान साहब को ये खबर किसने लीक किया है कि एक और ऑडियो लीक होने वाली है? ये तो आप ही बता सकते हैं। हाँ, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, क्योंकि मेरे अलावा कौन है जो इमरान खान को जानता है। और मेरी अभी भी ताज़ा किताब भी आई है, इमरानियात, PhD मैंने इसमें की है। और अभी मैंने कल परसों जब वो मेरे कान में बता रहे थे कि ये जो मैं लीक है ये मुझे किसने बताई और आपने उस वक्त देख रही थी। इमरान खान साहब इस वक्त ये 200 जो आवर्स का डेटा पड़ा हुआ है, हो सकता है उन्होंने उस डेटा से इस्तेफादा हासिल कर लिया हो। उनका वो, आपको पता है पाकिस्तान में सोशल मीडिया और बल्कि टिकटॉकर्स और बल्कि उनके बाहर भी दफ्तर हैं सोशल मीडिया के, तो उनका लिंक्स हैं, कहीं से पता चल गया होगा उनको। और इम्पॉर्टेंट ये भी है कि ये पता चल गया है उनको, पहले कैसे पता चल गया। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो गुफ्तगू हो रही है या और जो हुई है या ऑडियो लीक्स आई हैं, ये कोई बड़ा काम है हैकर्स का। क्या हम अब अपने तो ख़ुद को इतना इक्विप्ड कर लेंगे कि आइंदा इससे बच सकें? गो कि तरक्की याफ्ता जो मुल्क हैं वो भी नहीं बच पा रहे और उनका भी डेटा हैक हो जाता है, उनके महकमे हैक हो जाते हैं, हमारे ट्विटर हैक हो जाते हैं, बाकी ज़ाती अकाउंट्स हैक हो जाते हैं। तो क्या ये हमारी एजेंसियां या उनको इतना इक्विप्ड किया जाएगा अब आइंदा, या इतनी ट्रेनिंग दी जाएगी कि ये किया जा सके? और ये टेलीफोन से, मोबाइल फ़ोन से हुआ, तारों से हुआ, या कोई बग्ड कैसे था और कैसे पहुंचा, और कैसे वो जो डार्क वेब है, तारीख वेब है, उस पे कैसे पहुंचा, और क्या आइंदा ऐसा नहीं पहुंच पाएगा? और इसमें क्या कुछ और है? आज तो ये एक थोड़ा सा बार आया, और क्या क्या कुछ हो सकता है, और क्या उसमें ऐसी बातें वाकई हो सकती हैं कि जिससे कोई सनसनीखेज़ी क्यों फैले? तो ये एक बड़ा सवाल है। और दूसरी बात यह है कि हमने सीखना कुछ भी नहीं है, ना होना जवाना कुछ नहीं है। 2-4 दिन ये लगेंगे, JIT की रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद फिर चल हमारे मसाइल इतने हैं कि आज के बाद ये इसहाक डार साहब की खुशनसीबी है कि ये इशू पहले छिड़ गया, वरना आज हम उस पर डिस्कस कर रहे होते और फिर उसका पीछा कर रहे होते कि अब उन्होंने ये किया, वो किया, ये किया। तो बेसिकली तो अजीबो गरीब सिचुएशन है। अल्लाह तवक्कल पे सारा चल रहा है। हमारे ये जो हम एक बनाया हुआ है ना कि वज़ीर आज़म का टेलीफोन, वज़ीर आज़म हाउस
अल्लाह तवक्कल पे चल रहा है सारा कुछ, और ये इसमें उतनी बड़ी सिक्योरिटी या उतना बड़ा नहीं होता जितना बाहर समझा जाता है या हो सकता है या होना चाहिए। सही है, ठीक है, लेकिन इस पूरे मामले की संगीनी को भट्ट साहब आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि इससे इतना फॉर ग्रांटेड हम नहीं ले सकते। स्ट्रैटेजीज होती हैं, अपने आप आईटी को, एक्सपर्ट्स को रखते हैं, आप अपने मुल्क की टेक्नोलॉजी को बेहतर करते हैं, इन मामलात को प्राइवेट रखते हैं, तो ये तो सिक्योरिटी रिस्क है, बहुत बड़ा संगीन खतरा है पाकिस्तान के लिए। नहीं, डेफिनेटली ख़तरा तो है, और डेफिनेटली ये इस पे तवज्जो भी देनी चाहिए कि अगर यानी ये पहले तो हमने सुना था जैसे इमरान खान साहब और आरिफ अलवी साहब की गुफ्तगू आ गई थी, साकिब निसार साहब की एक ऑडियो आ गई थी, वो हीरे अंगूठी वाली ऑडियो आ गई थी, साबिक़ खातून अव्वल और पीटीआई सोशल मीडिया के हेड की आ गई थी, और मरियम नवाज साहबा की एक हमारे किन की शौकत तरीन साहब की भी आ गई IMF के मामले को लेकर। शौकत तरीन साहब की आ गई, उनके दोनों वज़ीर ख़ारिज सूबाई वज़ीर ख़जाना के साथ, और इस तरह मरियम नवाज साहबा की हमारे एक प्रोग्राम के बारे में आ गई, और ये तो सुना था। लेकिन ये जो इस तरह के वफाकी वज़ीर बैठे हुए हैं और PM हाउस में बैठे हुए हैं, और फिर वज़ीर आज़म अपने अफसर से बात कर रहा है, तो ये एक थोड़ा सा बड़े लेवल की गेम लगती है, और इसको बड़े लेवल पे करना चाहिए। और लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कर पाएंगे। ये इन्होंने कुछ किया है आप कि इनसे क्या तवक्को की जा सकती है? ये एक इजलास बराए इजलास, मीटिंग्स बराए मीटिंग्स, बयान बराए बयान, और बस उसके बाद ख़त्म हो जाएगा, चल सो चल हो जाएगा। तो यहाँ तो अपने अपने प्रोडक्शन हाउस भी खुले हुए हैं ना, जो टोटे रिलीज़ करते रहते हैं। और लेकिन एक बात में अजीबो गरीब इसमें है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी ये तो चलो हो गया ना, अगर जैसे आज तहरीक इंसाफ कह रही है कि हुकूमत मुस्ताफ़ी हो जाए, अगर सोचिए कि इमरान खान की हुकूमत होती और ये ऑडियो आ जाती, तो आज रद्द अमल क्या होता PDM का? उन्होंने कहना था, हमने तो पहले ही कह दिया था कि इमरान खान साहब जो फ़ॉरेन के एजेंट हैं और यहूदी एजेंट हैं और ये आलाकार हैं, और देखें अब हमारा वज़ीर आज़म हाउस भी महफूज नहीं रहा, और उन्होंने भी यही कह रहे होना था कि मुस्ताफ़ी हो जाए। किसी ने अकल की कोई बात नहीं करनी कि इसके आगे क्या रास्ता होगा, आगे कैसे करना चाहिए और ये आगे क्या आप कर क्या सकते हैं। ये जो 5th 6th 7th जनरेशन वार है, जिसमें आप एक बच्चा या एक बंदा या एक अपना कहीं से भी बैठ के कोई हैक कर सकता है। आपने अपना देखा होगा, आपने पहले खबर सुनी FBR पे कितने हमले हुए हैकर्स के, इसके अलावा और बड़े हर महकमे पे, तो इसको बचा कैसे जा सकता है या बचना कैसे चाहिए, ये एक बड़ा सवाल है। और इससे बड़े मुल्क नहीं बच पा रहे, हम कैसे बच पाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। सही है। तो ये एक है चैलेंज है, और आगे इस चैलेंज मजीद संगीन होता जाएगा। सही है, ठीक है। इसी आपके पॉइंट को लेके एक आखिरी सवाल करके मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी। मुनीर फारूक साहब, ये सवाल वही है कि पाकिस्तान के हवाले से अगर हम बात करें कि साइबर वॉरफेयर के अगेंस्ट जो पाकिस्तान को इनिशिएटिव्स लेने चाहिए थे, आपको लगता है कि वो पाकिस्तान ले रहा है या मुस्तकबिल में ले सकता है, बावजूद इसके कि बेशबहा ऑडियो लीक्स आई, बेशबहा वीडियो लीक्स आई? देखिए, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, और मेरे ख्याल में मुझे भट्टी साहब मेरी इसमें मदद जरूर करेंगे, कि पाकिस्तान की जो फौज की जानिब से, पाकिस्तान का जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है, उसकी जानिब से एक साइबर कमांड अथॉरिटी बाकायदा तौर पर इस्टेब्लिश की गई है। और मौजूदा जो कोर कमांडर क्वेटा हैं, और वो पहले उसको हेड कर रहे थे जनरल आसिफ गफूर साहब, वो उनके दौर में ये सारा मामला शुरू हुआ। उसकी बड़ी हाई लेवल ब्रीफिंग्स भी हुई हैं, और एक बड़ी सोफिस्टिकेटेड किस्म की साइबर कमांड बनाई गई है इसी तरह के मामलात को देखने के लिए। और शायद जो मुल्कों के ऊपर साइबर अटैक्स होते हैं, उसी के अगेंस्ट पाकिस्तान को डिफेंड करने के लिए। एक आपको याद होगा कि एक बड़ा मैसिव लेवल का ब्लैकआउट हुआ था पाकिस्तान के अंदर, बहुत बड़े बड़े ग्रिड स्टेशन शट डाउन हो गए थे, और इस तरह बिजली चली गई थी। तो कीपिंग इन व्यू इस टाइप के रिस्क्स, एक अथॉरिटी को एस्टेब्लिश किया गया। उसके बारे में कोई डिटेल, कोई फर्स्ट हैंड नॉलेज मेरे पास तो कम से कम नहीं है, मैंने भी सुन रखा है। भट्टी साहब को यकीनी तौर पर उसके बारे में इल्म होगा कि ये एक चीज एग्जिस्ट तो करती है, वो अब किस स्केल पर पहुंच चुकी है, उसने काम कितना शुरू कर दिया है, वो कितनी सोफिस्टिकेटेड है, और किस हद तक वो ऑपरेशनलाइज हो चुकी है, इसका अभी हमें मुकम्मल तौर पर इदराक नहीं है, ना ही इंफॉर्मेशन है। लेकिन ये मैं जरूर कह सकता हूँ कि वो शुरू हो चुका है।
सही है, ठीक है। एक ब्रेक की तरफ अभी चलते हैं। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे, जिस तरह से इरशाद भट्टी साहब थे इसाक-डार से मुतालिक कि उनको भी डिस्कस कर रहे होते, तो ब्रेक से वापस आके यकीनी तौर पे हम पाकिस्तान के नए वज़ीर ख़ज़ाना, नामज़द नए वज़ीर ख़ज़ाना इसाक-डार साहब के बारे में डिस्कस करेंगे कि वो वतन तो वापस पहुँच गए हैं, कौन कौन सी कानूनी पेचीदगियाँ हैं जिनका उनको सामना करना पड़ेगा। छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। 5 साल के बाद खुद साख्ता जिला वतनी काटने के बाद इसाक डार साहब फाइनली पाकिस्तान वापस पहुंच गए हैं। सवाल ये कि क्या पाकिस्तान की मुआशी तकदीर को बदल पाएंगे वो, इसके ऊपर मैं बात कर दूंगी। भट्टी साहब, आपने पहले सेगमेंट में कहा कि हम डार साहब को डिस्कस कर रहे होते और उनके पीछे बात कर रहे होते, उनके हवाले से बात हो रही होती, तो पीछा तो हमने अभी नहीं छोड़ा। डार साहब फाइनली आ गए हैं, तो आपको लगता है मुल्क की मैशत अब तो संभल ही जाएगी? देखिए, अभी मुनीब भाई के प्रोग्राम में मैंने कहा था कि हमारी औकात, हमारी हैसियत, हम ये मुल्क है, पता नहीं मुल्क है आपका, हम है खा मखा इसमें, इस खा मखा में रहते हुए हमारी औकात हैसियत इतनी सी है कि वो वज़ीर आज़म के तैयारे में गए थे, वज़ीर आज़म के तैयारे में आ गए। और मैं अपने वज़ीर आज़म से आपसे प्रोग्राम के तवस्सुस से कहना चाहता हूँ कि सर, मेरे कोई 5-6 इश्तिहारी हैं जो चंद एक मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं और 5-6 हैं जो मुल्क में आना चाहते हैं, तो तैयारा मुँह मांगे किराए पे मिल सकता है सर, ताकि मैं ये फैसिलिटी हम भी अवेल कर लें। दूसरी बात है जी, रुस्तम मईशत, झारा पहलवान बरा डॉलर और मुस्लिम लीग की उम्मीदों का मरकज़, तुरुप का पत्ता, नवाज शरीफ के आने से पहले टेस्टर, यानी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि हम कहाँ रह रहे हैं, किन ख्यालों में हैं, कहाँ हैं, इस मुल्क का कोई है वाली वारिस या अल्लाह तवक्कल पे सारा चल रहा है। ये वही इसाक डार साहब हैं जो 7 साल लंदन में रहकर, जिस काजी फैमिली के यहाँ वो रहकर वो पढ़ते रहे, सियासत और पार्लियामेंट में आने के बाद उसी काजी फैमिली के नाम पर इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की, जाली अकाउंट्स शरीफों के लिए खोले और मनी लॉन्ड्रिंग की, और उनके शनाख्ती कार्डों पर, उन काजी फैमिली के शनाख्ती कार्डों पर ये वही इसाक डार साहब हैं जो हुदैबिया पेपर मिल के वादा माफ़ गवाह थे, और 45 सफ़ात में से 17 सफ़ात इनके अपने हाथ से लिखे हुए थे, और उसके बाद ये मुकर गए खैर से। और मुकरने के बाद भी सज़ा इनको नहीं मिली थी कि ये वादा माफ़ गवाह बने थे, और मुकरने के बाद भी सज़ा कोई नहीं है। और ये वही इसाक डार साहब हैं कि जब इनसे पूछा गया कि आपकी दौलतें कहाँ से आई, तो ये टू होम इट मे कंसर्न, ये मुनीब भाई बाद में इसका ट्रांसलेशन करेंगे, पता नहीं क्या होता है इसका, टू होम इट मे कंसर्न का ये अरबी शेख का लेटर लेके आ गए कि 83 करोड़ उन्होंने मुझे कंसल्टेंसी फ़ीस दी है, और हालांकि उस फ़ीस का ना कोई बैंक डिपॉजिट था, ना कोई बैंक रसीद थी खैर से। और ये वही इसाक डार साहब हैं जिन्होंने जाली अदाद शुमार और झूठ बोले IMF से, और IMF ने हमें हिस्ट्री में पहली दफ़ा झूठ और जाली अदाद शुमार पर जुर्माना किया $5 मिलियन का, और वो मुशर्रफ हुकूमत ने भरा। और ये वही इसाक डार साहब हैं जिन्होंने एक दिन हमें बताया कौमी असम्बली में कि 200 अरब डॉलर 2 अरब, पता नहीं 200 के 200 अरब डॉलर के 2 अरब डॉलर पड़े हुए हैं पाकिस्तानियों के स्विस बैंकों में। और फिर एक दिन दस्तावेज लड़ाई 40 सफाती और कौमी असम्बली में, और पीपल्स पार्टी को लड़ा कर दिखा कर कह रहे थे कि स्विस हुकूमत से हम मुआहदा करने जा रहे हैं, स्विस हुकूमत हमें मालूमात देने पर राज़ी हो गई। फिर इमरान खान और कादरी धरने शुरू हो गए, पीपल्स पार्टी की ज़रूरत पड़ गई, और पता नहीं मुआहदा और वो अरबों डॉलर कहाँ चले गए। और ये वही इसाक डार साहब हैं जिन्होंने एक मरतबा हमें बताया, खुशखबरी सुनाई कि IMF का एक अखबार है इमर्जिंग मार्केट्स, उसने मुझे एशिया का बेहतरीन फाइनेंस मिनिस्टर डिक्लेयर किया है। खैर से कुछ अरसे बाद IMF को कहना पड़ा कि हमारे ऐसा अखबार है ही कोई ना, हमारा इससे कोई तल्लक नहीं है। ठीक। और फिर और ये वही इसाक डार साहब हैं जिन्होंने सईद अहमद साहब को डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक लगाया, और उससे पहले वो इतराफ़ी बयान में लिख चुके थे कि सईद अहमद मेरे मनी लॉन्ड्रिंग फेलो हैं, और लेकिन इससे भी मुकर चुके हैं। 800 मिलियन यूरो का वो जो 8.25% सूद पर लेना, महंगे कर्जे लेना, और मसनूई तरीके से करोड़ों डॉलर मार्केट में झोंक देना, और नैब दर्जनों बंदे मार चुका है BBC के वो हार्ट टॉक में कहना, और अपनी जायदाद कहना मेरा तो एक घर है, हालांकि वो नैब के खातों में इधर कई प्लाट और बच्चों के मुबैना तौर पर दुबई में कई फ्लैट्स और पता नहीं प्लाजे या क्या क्या, कोई समझ से बाहर प्रॉपर्टीज। अब ये आ रहे हैं फिर से,
ठीक। फिर से खैर से वापस आ रहे हैं और फिर से, यानी हमें ये पिछले 4-5 साल में बताया जाता रहा कि ये सवा सत्यानाश करके गए हैं हाँ। मईशत का। अब हमें बताया जा रहा है, खुशखबरी दी जा रही है कि यही आके कंट्रोल करेंगे। तो भाई भेजा क्यों था? सही है। और ये अब आए क्यों हैं, कोई समझ नहीं आ रही। अल्लाह करे मेरी उनके साथ नेक ख्वाहिशात हैं, लेकिन अब पता चलता है वो क्या करते हैं और क्या नहीं करते और क्या आगे हमारी मईशत की लेकिन भट्टी साहब आप जो चीजें गिनवा रहे हैं, भट्टी साहब आप जो चीजें गिनवा रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं, मगर अब वो पाकिस्तान के नए वजीर खजाना है, ये भी एक हकीकत है। मुनीफ फारूक साहब की तरफ जाती हूँ। मुनीफ फारूक साहब, एक और भी हकीकत है मुनीफ भाई से जाने से पहले, एक और भी हकीकत है कि वो जो उन पे 8 अरब के करीब या इतना कोई था असासों का केस, या ये जो सारे किस्से हैं ये अब उन्होंने साबित नहीं करने। नए कानून, नैब के कानून के मुताबिक, नैब खत्म हो चुका, उसके नए कानून के मुताबिक अब नैब ने साबित करना है कि ये इनके पास है कि नहीं खैर से। तो इसलिए वो ये सारे पुलसरात तो पार कर गए। आपका भट्टी साहब यही पॉइंट लेके एक तो मैं मुनीफ फारूक साहब की तरफ जाऊंगी, मगर जिस तरह से आपने केसेस का हवाला दिया, मुनीफ फारूक साहब, नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी की जब भी बात होती है तो यही बात की जाती है कि उन केसेस का क्या होगा जिनमें सजाएं दी गई हैं, क्या जेल जाएंगे या घर को सब जेल डिक्लेयर कर दिया जाएगा, होगा क्या उनके केसेस का, इसमें अदालतें क्या अपना रोल प्ले करेंगी, क्या फैसले वापस हो जाएंगे, इस किस्म की बातें होती हैं। इसाक डार साहब के अगेंस्ट जितने केसेस हैं उन केसेस का क्या होगा, और आपको क्या लगता है कौन सी कानूनी पेचीदगियां हैं या कौन से ऐसे केसेस हैं जो कि इसाक डार साहब के लिए मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं? देखिए, इसाक डार साहब के केसेस या उस केस का जो कि एहतसाब अदालत के अंदर है जी, उसकी नौयत और मियां नवाज शरीफ के केस की नौयत फर्क है। मियां नवाज शरीफ साहब को एहतसाब अदालत ने सजा सुना दी और मियां नवाज शरीफ साहब को फिर जेल हो गई, फिर उन्होंने अपील की, फिर वो स्पेशल सर्कमस्टांसेस में मुल्क से बाहर गए वगैरह वगैरह। वो डिटेल सबके सामने है। इस वक्त उनका जो स्टेटस है वो एक फ्यूजिटिव का है, और जो फ्यूजिटिव होता है उसे अदालतें उसकी दरखास्तों को एंटरटेन नहीं करती जब तक वो सरेंडर ना करें या शामिल तफ्तीश ना हो या दोबारा कस्टडी के अंदर ना आए। हाँ, वो कस्टडी में आ जाते हैं, अदालत से सजा करते हैं कि मुझे बेल दी जाए, वो अदालत का इस्तका के उन्हें बेल देती। जो मामला इसाक डार साहब का था, इसाक डार साहब ने एहतसाब अदालत से ये तलब किया है कि वो तफ्तीश के अंदर शामिल होना चाहते हैं या ट्रायल का हिस्सा बनना चाहते हैं। एहतसाब अदालत ने उन्हें इसकी इजाजत दे दी है। अभी तो मेरिट पर कोई बात हुई नहीं ना, अभी तो इसाक डार साहब को नए कानून का फायदा होता है नहीं होता, इसाक डार साहब खुद को बेगुनाह साबित कर पाते हैं नहीं कर पाते, ये तो ट्रायल के अंदर पता चलेगा जब मामला आगे चलेगा। अभी तो मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकता। हाँ, ये जरूर बात है कि हमारे मुल्क में पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशंस पहले भी हुई हैं या केस स्पेसिफिक लेजिस्लेशंस पहले भी हुई हैं, लेकिन हमारे ही मुल्क की जो बड़ी अदालतें हैं जिन्होंने बहुत से लोगों को वज़ीर आज़म को सजाएं दी, उन्हीं अदालतों ने जिन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब के बदतरीन सियासी मुखालिफिन को रिलीफ दिया, वही अदालतें आप कह रही हैं और सवाल पूछ रही हैं नैब से। और नैब ने ये केसेस ऑलरेडी पहले तैयार किए, को अब के केसेस तो नहीं है, पिछले 5-5, 4-4, 6-6 साल से पुराने केसेस हैं। जाहिर बात है जब आप लोगों को मैनेज करके सजाएं दिलवाते हैं या मैनेज करके केस बनाते हैं और मैनेज करके चीजें चलाते हैं और एक खास तरीके से फिर फैसले भी लिए जाते हैं एहतसाब अदालतों से, तो जाहिर बात है फिर उस पर सवाल उठता है। क्योंकि ट्रायल कोर्ट की हद तक तो ठीक है, लेकिन जब मामला आता है मेरिट का हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के लेवल के ऊपर, तो वहां चीजें जरा थोड़ी सी मुख्तलिफ हो जाती हैं। ये ध्यान में रखिए कि सजाओं के खिलाफ अपीलें अभी तो हाई कोर्ट के स्टेज पर है। मरियम नवाज शरीफ की अपील वहां पर है, मियां नवाज शरीफ वहां पर आकर अपील करेंगे अगर वो पाकिस्तान आते हैं तो अभी तो वहां पर है। तो जब अपीलें जाती हैं स्टेज पर, जो अपीलें जो जमानतों के लिए दरखास्तें गई, उनको जरा पढ़िए और उन पर देखिए कि उस पर सुप्रीम कोर्ट तक ने क्या फैसले दिए हैं और नैब की इन्वेस्टिगेशन और नैब की जो तरीकाकार है उसके बारे में क्या कहा है। सही है, लेकिन आपको लगता है मुनीफ फारूक साहब के वजारत खजाना का हलफ उठाने में कोई मुश्किल पेश आ सकती है, कोई पेचीदगी हो सकती है इसाक डार साहब के लिए? देखिए, बाद नजर में तो मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आता, इसलिए कि इसाक डार साहब ने सेनेटर जरूर इलेक्ट हो गए, हल्फ नहीं लिया। मेरा नहीं ख्याल कि वो उनको कोई प्रॉब्लम होगा, वो शायद सेनेटर भी होंगे और वफाकी वजीर खजाना भी बन जाएंगे। वो वहां मुझे इशू नजर नहीं आता। और क्योंकि इसाक डार साहब के खिलाफ वो कन्विक्शन नहीं है, केसेस हैं और वो पेंडिंग ट्रायल है, इसाक डार साहब ने अदालत से इजाजत भी ले ली है, तो लिहाजा वो टेक्निकली अब वो मफरूर भी नहीं है, तो वो अदालत के सामने पेश होंगे। अगर अदालत उन्हें बरी करती है ठीक है, अगर अदालत उन्हें सजा की है तो वो
उनको सजा हो जाए। सही, ठीक है। भट्टी साहब बात ये हो रही है क्योंकि मौशी जादूगर कहा जाता है इसहाक डार साहब को कि जादू की छड़ी चलाएंगे या कुछ ऐसी पॉलिसी लेके आएंगे पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा, इसीलिए मियां नवाज शरीफ साहब ने उनका इंतखाब किया कि अब उन्हें वतन वापस जाना चाहिए। आपको लगता है कि कोई मेजर सर्जरी होने वाली है जो मिफ्ता इस्माइल साहब नहीं कर सके मगर इसहाक डार साहब आएंगे, जादू चलाएंगे और पाकिस्तान की मैशत को बेहतर कर पाएंगे? साडी तो रोज सर्जरी हुंदी है जी। साडी तो मैं कह रहा हूँ असी तो निकर च लेटे हाँ, पता नहीं टंगा दी सर्जरी ते बाजुआं दी सर्जरी ते पेट दी सर्जरी, दिमाग भी कट लेने। वो नहीं अबरारो लाख कहंदा और वो नहीं अबरारो लाख कहंदा फेफड़े भी लै गई है क्लिप नाल टंग के, साडे ते सारा कुछ ही लै गए ने। हुण पता नहीं हुण केड़ी सर्जरी रह गई है। लेकिन बहरहाल कुछ एक तो ये है कि ये बड़ा क्या खूबसूरत मुल्क है अल्लाह के फजलो करम से कि इसहाक डार साहब इश्तिहारी थे और लंदन में थे और वहाँ से सेनेटर मुंतखब हो गए। यानी मैं और आप घर बैठे हो, साडा बैंक अकाउंट नहीं खुलता, वो कहते आके साइन करो और आके ते सामने पेश हो। वो लंदन ही सेनेटर मुंतखब हो गए और फिर सेनेट ने ईवान बाला ने, हमारे ईवान बाला ने कमाल तदब्बर सब्र से उनको मौका दिया कि सारे के काम निपटाएं, बीमारी ख़त्म करें, हालात बदलें, तशरीफ़ लाएं और आके हलफ उठाएं। और फिर आज सादिक संजानी साहब ने फरमाया हलफ लेने में आ जाएं जी, कोई मुश्किल नहीं, आके हलफ ले लें। फिर उसके बाद अदालत ने भी कमाल मेहरबानी की और उनके वारंट दायमी वो गिरफ्तारी के वारंट मुअत्तल कर दिए। तो अब बात ये इसहाक डार साहब के पास सबसे बड़े क्या पुलसरात हैं? सबसे बड़े पुलसरात उनका इखलाकी जो जवाज़ है और इखलाकी जवाज़ उनका है कि वो वाले पहले वाले इसहाक डार साहब नहीं, अब वो 5.5 साल की खुद साख्ता जलावतनी और केसेस के साथ तशरीफ़ लाए हैं। दूसरा है सियासी अदम इस्तेकाम, जिस तरह इमरान खान सारा इनको इनके गढ़ और लाहौर में हरा चुका है और जिस तरह इमरान खान साहब ने एक मोमेंटम किया हुआ है उसमें वो ये कितना कर सकते हैं। तीसरा है बेतहाशा कर्ज़े और कर्ज़े भी ऐसे कि जिनका सूद भी हम नहीं अदा कर सकते। चौथा है वो हमारे ज़र मुबादला इंतहाई कम, यानी 8-8.5 अरब डॉलर पड़े हुए, वो भी दोस्तों के मांगे तांगे हुए। और पाँचवा है महंगाई, बिजली हो जाए, गैस हो जाए, पेट्रोल हो जाए, बेरोज़गारी हो जाए, गुर्बत हो जाए। छठा है जी सैलाबी तबाही, जो तबाह हाल हो, 4 करोड़ लोग बेघर हो चुके हैं और उनके फसलें तबाह हो चुकी हैं और उसके बाद उनके मवेशी ख़त्म हो चुके हैं और उसके बाद उनके घर सारा कुछ वो सड़कों पे बैठे हुए हैं और 30 से 40 अरब डॉलर का नुकसान है। और उसके बाद है जी आलमी दुनिया में पाकिस्तान का इमेज कशकोलिस्तान, और वो पहले वाले हालात नहीं रहे कि जहाँ आप जमा तफरीक करके कुछ ले आते थे। उसके बाद है जी कि आगे जाके सर्दियाँ और सर्दियों में ग़िज़ाई किल्लत, ये जो जी हमारी कपास की फसल तबाह हो गई, गंदम की बर्बादी फिर गई या चावल की या बाकी सारा जो था, तो ये और गंदम जो पड़ी हुई थी वो गोदामों में वो ख़त्म हो गई। तो अब ये सारे पुलसरात वो कैसे अबूर करते हैं। और उसके बाद वो जैसे मुस्लिम PDM हुकूमत ने अभी उनके बड़े एजेंडे रह गए, नवंबर तकर्री है, उसके बाद इमरान खान को नायल करवाना है, जेल भिजवाना है, उसके बाद पंजाब हुकूमत लेनी है, उसके बाद नवाज शरीफ साहब की वापसी, उसके बाद उनके केसेस ख़त्म कराने हैं, उसके बाद कारकर्दगी भी उनकी बेहतर हो और ताकि वो इलेक्शन में जाएं। उसके बाद ये सारे पुलसरात हैं, अब देखते हैं वो क्या करते हैं। चलिए ब्रेक से वापस आके मेरे पास भी कुछ आम सवाल और हैं इसी गुफ्तगू को लेकर, मगर इसके साथ साथ तालीमी इदारों के अंदर सियासी सरगर्मियों का मामला या पाकिस्तान के अंदर अदम बर्दाश्त की बात हो सियासत के हवाले से, इसके ऊपर एक ब्रेक से बात करूंगी और इसका जवाब हासिल करूंगी। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मेरे पास वक्त कुछ कम है, मैं गुजारिश करूंगी कि अपनी पेस को हम लोग थोड़ा तेज़ रखते हैं। इसहाक डार साहब के हवाले से आखिरी सवाल मुनीफ फारूक साहब से मैं करूंगी, फिर आगे बढ़ेंगे। मुनीफ फारूक साहब, पाकिस्तान के अंदर कहा जा रहा है मुआशी इस्तेहकाम उस सूरत में मुमकिन है जब हुकूमत अपने 50% अखराजात को कम करेगी, करप्शन के ऊपर काबू होगा या मुल्क के अंदर कर्ज़ों के बोझ को ख़त्म किया जाएगा या कम किया जा सकेगा। ज़खायर हमारे पास बाकी नहीं रह गए हैं। आप मुझे ये बताइए कि किस तरह से मुमकिन होगा, इंटरनेशनल फाइनेंसिंग नहीं है, किस तरह से मुमकिन है कि पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ डार साहब की तरफ से मिल पाएगा या पहुंचा पाएंगे वो? देखिए इमीडिएट रिलीफ तो मुझे नहीं लगता, लेकिन हाँ ये जरूर है कि शायद कुछ कमिटमेंट्स है, शायद वर्ल्ड बैंक की तरफ से भी जो अब खबरें आ रही हैं कुछ पाकिस्तान की फंडिंग होगी, शायद पाकिस्तान की जो लोन चल रहे हैं एग्जिस्टिंग लोन या फाइनेंस जो पाकिस्तान के हैं
और जो रीपेमेंट्स है उसमें भी थोड़ी लचक पाकिस्तान को मिल जाएगी, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान आए, सेक्रेटरी जनरल ने वहां पर भी पाकिस्तान की जो हालात हैं सैलाब के बाद उसके हवाले से काफी चीजें उजागर की। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान गए, उन्होंने दुनिया को एनलाइटन किया है इस हवाले से, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने किया है। यकीनी तौर पर मुझे लगता है इतना तो नहीं होगा कि पाकिस्तान को बिल्कुल ही तनहा छोड़ा जाएगा। हालात ऐसे हैं कि थोड़ी लेवरेज तो पाकिस्तान को मिलेगी। हाँ, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इतने नहीं हैं, ज़र मुबादला हमारा इतना नहीं है कि वो जिस तरह इसहाक डार साहब पहले करते थे कि उन्होंने डॉलर को मैनेज किया और उसकी कदर को मैनेज किया, उसको ज्यादा नहीं बढ़ने दिया। लेकिन मुझे लगता है फिर भी इसहाक डार साहब का एक इम्पैक्ट जरूर आएगा। और इसहाक डार साहब बिलीव करते हैं कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं पाकिस्तान के, यानी बैंक्स, उनको जरा हुकूमती रेट से भी कंट्रोल किया जाए ताकि वो गैर कानूनी मुनाफा जो इंटरबैंक रेट्स होते हैं डॉलर के उधर ना कमा सके, जो कि अभी रिसेंटली बैंक्स ने कमाया है। लिहाजा इसहाक डार साहब की बड़ी एक फर्म ग्रिप है इस हवाले से। सही है, ठीक है। अब आते हैं जरा इमरान खान साहब के हवाले से भी। भट्टी साहब, आपको क्या लगता है पाकिस्तान के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, हमारे तालीमी इदारे हैं, उन्हें पॉलिटिकल सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल होना चाहिए? आप इस चीज़ से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं? क्यों नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और सियासत उनमें जानी चाहिए, उनको करनी चाहिए और ये होना चाहिए। मगर ये है कि आप पहुंचा क्या रहे हैं, मैसेज क्या पहुंचा रहे हैं? नफ़रत पहुंचा रहे हैं, तकसीम पहुंचा रहे हैं, और वो क्या कहते हैं, बेइज्जती प्रोग्राम वहाँ पहुँचा रहे हैं, या उनको एजुकेट कर रहे हैं सियासत के हवाले से, ठीक है, या उनको सियासत के हवाले से कोई चीज़ मुल्क के हवाले, मुल्क की सियासत के हवाले से बता रहे हैं। ये नई पौध आगे आएगी तो कोई बनेगा ना। ये इन पुराने लोगों से हमारी जान छूटेगी। कोई किसी को सियासत, अब तो हमारी यूथ और हमारा जो है ये पीटीआई की वजह से यूथ ने आके कोई थोड़ा सा कंसर्न शो किया, वरना तो वही हम बाबे बाबे सियासत में थे। तो इनको सियासत में तो इनको जाना चाहिए, सियासत में हिस्सा लेना चाहिए, मगर वो वाली सियासत नहीं कि फॉर एग्जांपल मैं जाके वहाँ गालम गलूज शुरू कर दूँ, या कोई और जाके वहाँ गालम गलूज शुरू कर दे, या वह नफरत पैदा करे या तकसीम पैदा करे। वो नहीं होना चाहिए। सही है, ठीक है। मुनीर फारूक साहब, इसी सवाल पे एक तो आपका भी मुझे वर्जन चाहिए होगा। अच्छा, गालिबन हमारा राब्ता मुनीर फारूक साहब के साथ इस वक्त नहीं है। भट्टी साहब, आपकी तरफ ही दोबारा आऊँगी। क्या आपको लगता है कि पंजाब के हवाले से जो खबरें सामने आ रही थी, पार्लियामेंटेरियंस में इख्तलाफात की खबरें थी, फिर मुमकिन था कि परवेज़ इलाही साहब, शुजात साहब के भी राब्ते आपस में हो गए, हो सकता है खान साहब को वो धोखा दे जाएं, फिर ये कहा जा रहा था हो सकता है उनके बयानी की वजह से इमरान खान साहब को परवेज़ इलाही साहब छोड़ जाएं। अब एक मुलाकात हुई, पावर शेयरिंग के ऊपर बात हुई, आपको लगता है मुमकिन तब्दीली पंजाब के अंदर रुक गई है? नहीं, मुझे तो पहले भी कोई तब्दीली नहीं लग रही थी। अच्छा। उसकी वजह यह है कि परवेज़ इलाही साहब एक बड़े सियासी मैकेनिक हैं, नंबर 1। परवेज़ इलाही साहब का पहला दौर में ब्यूरोक्रेसी भी उनके से खुश थी, मुखालफिन भी खुश थे और सियासत भी खुश थी। नंबर 3, परवेज़ इलाही साहब नहीं जा सकते छोड़ के इमरान खान को। उसकी वजह उनके दोनों बेटे हैं जो मेरे ख्याल से उनको थाम रख के बैठे हैं, और घर वाले हैं जिसकी वजह से वो नहीं जा सकते। नंबर 4, जहाँ तक वो चले गए हैं, अब मेरा ख्याल है वहाँ से वापसी आएगी तो वो न 3 के रहेंगे न 13 के रहेंगे। और परवेज़ इलाही साहब इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ जो परवेज़ इलाही साहब के साथ हैं, उनका मुस्तकबिल, सियासी मुस्तकबिल एक है। लेकिन ये मैं आज की घड़ी तक का बता रहा हूँ। हमारी सियासत अजीब व गरीब है, मगर मुझे नहीं लगता कि इस वक्त परवेज़ इलाही साहब इनको छोड़ के ये डूबती कश्ती जो बज़ाहिर डूब रही है पीडीएम की हुकूमत, 27 किलोमीटर की हुकूमत, वहाँ चले जाएंगे और जाके तो उनको छोड़ के एक नया वेंचर करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं। सही है। एक आखिरी सवाल, फिर हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। भट्टी साहब, जो कुछ मरियम औरंगज़ेब साहिबा के साथ हुआ, ये नहीं कि वो स्पेसिफिकली मैं उनका नाम ले रही हूँ, कई लोग जो तहरीक इंसाफ से वाबस्ता थे, हमारे सीनियर, हमारे जूनियर जितने भी क़यादत के लोग हैं, कई लोग जो हमारे मौजूदा गवर्नमेंट के हैं जिसमें मरियम औरंगज़ेब साहिबा हैं, या जो कुछ लंदन में होता है, आप समझते हैं कि ये बेहतर है या आदम बर्दाश्त जिसको हम परवान चढ़ा रहे हैं ये हमें ही खा जाएगी, हमारे मुल्क को खा जाएगी, हमारे नौजवानों के जहनों को खा जाएगी? क्या बेहतर तरीका नहीं है कि आप इंसानों की तरह सवाल जवाब का सेशन करें, अपने इख्तलाफात को जाहिर करें, बजाय इसके कि आप गालम गलोच करते हैं? देखिए, टाइम थोड़ा है आपके पास। आज भी वक्त है कि इमरान खान साहब, जरदारी साहब, बिलावल साहब और हौश साहब शरीफ अगर कोई रेड लाइन खींच दे कि हम इससे आगे नहीं बढ़ेंगे, ख़वातीन पर नहीं जाएंगे, बेड रूमों में नहीं घुसेंगे, तो ये सिचुएशन कंट्रोल में आ सकती है। दूसरी बात
कि हमारा सबसे बड़ा मसला मुआशियात नहीं, उससे भी बड़ा मसला इखलाकियात है, और इखलाकियात में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तीसरी बात, मरियम औरंगज़ेब साहबा के साथ जो कुछ हुआ अफसोसनाक, काबिल मज़म्मत और शर्मनाक है। किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। और लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको करती हैं। मरियम औरंगज़ेब साहबा की अपनी ज़बान प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सुन चुके हैं, इमरान खान साहब के बारे में वो क्या कहती हैं। माज़रत के साथ बात खत्म हो गया भट्टी साहब, सबके अखलाकी रवैये नहायत कमज़ोर है जिनको मजबूत करने की ज़रूरत है पाकिस्तान के लिए, अपनी आइंदा नस्लों के लिए, नौजवानों के लिए। बेहद शुक्रिया मेरे दोनों मेहमानों का। इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद है, बैरिस्टर मुनीर फारूक साहब मौजूद है। बेहद शुक्रिया, मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़।